हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक नॉवल वर्ल्ड में। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। 41 महाजन खंडन की बहू शिवंश की रॉक एंट्री। अब तक दिशांत सबको देखकर बोला, चलो सब, अब तो बनी भी आ गई, अब सब लक्ष्मी पूजन करते हैं। संवी सबको देखकर बोली, एक मिनट रुकिए सब कंफ्यूजन से संवी को देखते हैं तो वैभव बोलता, क्या हुआ, क्यों रोक दिया आपने सबको? तो संवी सबको देखकर बोली, बिना लक्ष्मी के इस घर में लक्ष्मी पूजन कैसे होगा? तो सब कंफ्यूजन से शानवी को देखने लगते हैं कि संवी का कहने का मतलब क्या है। संवी दिशांत के पास आकर रुकती है और उसका हाथ पकड़कर मेंशन से बाहर ले जाने लगती है। सब कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हैं कि संवी दिशांत को कहां लेकर जा रही है। संवी दिशांत को मेंशन के बाहर खड़ा कर देती है। अब आगे सब शौक होकर शानवी को देख रहे थे, क्योंकि शानवी ने एक ही झटका में दिशांत को गेट से बाहर खड़ा कर दिया था। दिशांत थोड़ा घबरा कर शानवी से बोला, बनी क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो शानवी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर की लक्ष्मी को चोट पहुंचाने की? तभी मिस्टर राज आर्यन बोले, बेटा तुम क्या बोल रही हो, कौन लक्ष्मी, किसके लक्ष्मी? शिवांश भी बोला, आप क्या बात कर रही हैं मिस महाजन? तो शानवी दिशांत को देखकर बोली, भाई जरा बताओ मैं किस लक्ष्मी की बात कर रही हूं? तो दिशांत बोला, बनी मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो, मैं कैसे बताऊं? तो शानवी बोली, हो तो आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं बात कर रही हूं तो मैं महाजन खानदान की बड़ी बहू की, यानी महक दिशांत महाजन। महक का नाम सुनकर दिशांत के तो होश ही उड़ गए और बाकी सबके भी। वैभव जल्दी से शानवी के पास आकर बोला, दिदू यह आप क्या बोल रही है? भाई की वाइफ यानी भाई ने शादी कब कर ली हमें बिना बताए? तो शानवी दिशांत को देखकर बोली, ये तो भाई ही बताएंगे। तो ऋतिक बोला, पर भाभी है कहां पर? आगे कोई कुछ बोलना इससे पहले ही बाहर गाड़ियां आकर रुकी और एक गाड़ी से केल्विन उतर कर आया। उसने पीछे का दरवाजा खोला तो एक लड़की दुल्हन के जोड़े में बाहर निकली, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और ऊपर से नीचे तक पूरे दुल्हन के जोड़े में है, जैसे लग रहा है उसकी अभी शादी हो रही थी। दिशांत महक को दुल्हन के जोड़े में देखकर शॉक हो गया। तभी एक लेडी बॉडीगार्ड महक का हाथ पकड़कर दिशांत के बगल में लाकर खड़ा कर दिया और उसके आंखों से पट्टी निकाल दी। महक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। महक दिखने में बहुत सुंदर है, उसकी आंखें भूरी कलर की। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने चारों तरफ देख रही है, ऐसे करने पर वह बहुत क्यूट लग रही है। तभी महक की नजर अपने बगल में खड़े दिशांत पर पड़ती है। वह जल्दी से दिशांत के गले लग जाती और बोलती है, हब्बी आप मेरे को मिल गए, मुझे पता था आप मुझे बचा ही लोग, मुझे शादी नहीं करने दोगे? तो दिशांत महक से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ कैसे आए और तुम केल्विन को कैसे जानती हो? तो महक जल्दी से दिशांत से दूर होकर बोले, हब्बी आप यह क्या बोल रहे हैं, इन्हें अपने नहीं भेजा मेरे को लेने? तो दिशांत ना मैं गर्दन हिला देता है। तभी स्नेहा जल्दी से आकर महक का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, भाभी आप दुल्हन के जोड़े में क्या कर रही हो? तो महक स्नेहा को देखकर बोली, आप कौन है? तो स्नेहा बोली, भाभी मैं आपकी छोटी सी प्यारी सी नंद, दिशांत भाई की सबसे छोटी बहन। तो महक पाउट करते हुए बोली, हो? तभी महक बोली, वह मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे और मुझे शादी नहीं करनी थी। तो स्नेहा बोली, फिर आप बची कैसे, केल्विन भाई के साथ कैसे आई? तभी महक बताने लगते हैं। फ्लैशबैक, एक मेंशन जो बाहर से देखने पर सिंपल ही लग रहा था, पर अंदर से वह पूरा सजा हुआ था जैसे किसी की शादी हो रही हो। वहीं पर एक मंडप में एक दुल्हन और एक दूल्हा बैठा हुआ है। दुल्हन और कोई नहीं, महक ही थी, जो लगातार राई जा रही थी और बोली जा रही थी, मुझे ये शादी नहीं करती और मुझे ये शादी नहीं करनी। उसी के पीछे उसके माँ बाप खड़े हैं। उसकी माँ महक को देखते हुए बोली, बेटा तुम्हें यह शादी करनी होगी, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो महक बोली, पर माँ आप और कोई तरीका भी तो निकाल सकते हैं, मुझे ये शादी नहीं करनी है। तभी उसका पापा उसे डांटे हुए बोला, चुप कर, शांति से शादी करो, जितना बोला है उतना कर। वहां पर ज्यादा कोई नहीं था, बस दूल्हे के माँ बाप थे और दुल्हन के माँ बाप, और वहां पर यश भी था और यश का बाप मिस्टर राजपूत भी खड़े थे। यश अपने पापा से बोल, डैड जल्द ही महक की शादी हो जाएगी और फिर उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी हम अपने नाम करवा लेंगे। तो उसके डैड कुटिलता से हंसते हुए बोला, हाँ बेटा बहुत जल्दी ऐसा होगा। महक इनकी छोटे भाई की बेटी है। महक बहुत ही सीधी शादी लड़की है, उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है, वह अभी बस महज 18 ही साल की है। महक के दादाजी मरने से पहले अपने हिस्से की 90% प्रॉपर्टी महक के नाम कर गए थे, क्योंकि उन्हें पता था उनके बाकी परिवार वाले उसे प्रॉपर्टी के लायक नहीं है और राजपूत इंडस्ट्री का यश और मिस्टर राजपूत तभी अपने अंडर ले सकते थे जब वह महक की शादी हो जाए और वह उसका और उसके पति दोनों ही अपनी मर्जी से साइन करें। इसलिए महक की शादी एक पागल लड़के से करवा रहे थे जिसे ज्यादा कुछ समझ नहीं है और उसे लड़के के माँ बाप ने लालच
मैं आकर यह शादी कर रहे थे तभी वहां पर दर्जनों बॉडीगार्ड जाकर सबको अपनी बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। तभी यश बोला तुम लोग कौन हो, क्योंकि उन सब के यूनिफॉर्म पर कोई लोगो नहीं दिख रहा था कि वह किसके बॉडीगार्ड है। तभी बीच में से एक शख्स निकाल कर आया जो ऊपर से नीचे तक पूरे काले कपड़ों में है। वह सीधा मंडप पर जाकर अग्नि में पानी डाल देता है और महक को आराम से खड़ा करके बोलता है आप हमारे साथ चलिए, आपकी पति ने हमें आपको लाने के लिए भेजा है। तो महक खुश होते हुए बोली क्या सच में है। फ्लैशबैक एंड महक सबको बता देती है जो भी वहां पर हुआ था। सब सुनकर शौक हो जाते हैं। महक और कोई नहीं, राजपूत परिवार की ही बेटी है। तभी वैभव दिशांत से पूछा भाई पर आपकी शादी कब और कैसे हुई भाभी से। तो दिशांत बोला वह 6 महीने पहले मैं एक प्रोजेक्ट के चक्कर में दिल्ली गया था और उस वक्त महक भी वहां पर थी। महक को कोई जबरदस्ती किडनैप करके शादी कर रहा था। मैंने उसे देख लिया। मेरे पास उस वक्त कोई बैकअप नहीं था, मैं अकेला ही था। जब मैं वहां पर गया तो बहुत सारे लोग थे और मुझे महक को बचाना भी था, इसलिए मैंने दूल्हे को बेहोश करके दूल्हे की जगह बैठ गया। मुझे लगा मैं बिना शादी किए ही महक को बचा लूंगा, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ और मेरी शादी महक से हो गई। महक को उस वक्त शादी की इतनी समझ नहीं थी, तो कुछ टाइम तक जब तक मैं दिल्ली रहा वह मेरे पास ही रही। मैंने उस अपना फ़ोन नंबर दे दिया था कि जब भी ज़रूरत हो मेरे को कॉल कर ले, क्योंकि मुझे पहले शिवांश से बात करनी थी पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई शिवांश को बताने की। उसके बाद में बीच बीच में महक को मदद कर देता था पर उसे मिलने नहीं गया था, बस फ़ोन पर ही बात होती रहती थी हमारी। कुछ टाइम पहले जब उस दिन असम में पहली रात हम सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे तब मैं बीच में चला गया था। उसे वक्त महक का ही कॉल लाया था जो बता रही थी उसके घर वाले उसके जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। महक ने मुझे बताया था उसकी शादी कल होने वाली थी पर मुझे नहीं पता था आज ही हो रही है महक की शादी। इधर केशवी महक को देखकर बोली अब ये क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी श्रीमती राज आर्यन बोली चलो बच्चों बाकी बातें बाद में होती रहेगी, अभी दोनों का गृह प्रवेश करवाओ। शानवी बेटा। शानवी सबको देखकर बोली घर प्रवेश दूल्हे के मां करवाती हैं और वह अभी है, नहीं तो अब आप ही करवा दीजिए तो मैसेज। राज आर्यन हाँ में सर हिला देती है। तभी संवी सर्वेंट को बोलकर आरती की थाली और कुमकुम डाला हुआ थाल मंगवाती है। मैसेज राज आर्यन दोनों की आरती उतारती है और चावल के कलश को देखकर महक से बोली बेटा पांव से इस कलश को धीरे से गिरा और फिर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर आओ। महक वैसे ही करते हुए अंदर आती है और पूरे महाजन मैंशन को देखने लगती है, क्योंकि महाजन मैंशन के आगे राजपूत मैंशन कुछ नहीं है। महक पूरे मैंशन को देखकर बोली वाओ कितना सुंदर है ये सब। महक के मासूमियत को देखकर मुस्कुरा देते हैं। दिशांत संवी को देखकर बोला बनी तुमको कैसे पता चला महक के बारे में, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं। तो संवी दिशांत को देखकर बोली भाई शायद आप भूल रहे हो मैं कौन हूं, मैंने आपको बोला था जब आप सामने से मुझे बताएंगे अपनी प्रॉब्लम तभी मैं सॉल्व करूंगी, बट आपकी यह प्रॉब्लम मेरे सामने अपने आप ही आ गई, फिर मैं कैसे न सॉल्व करती। तो दिशांत बस मुस्कुरा देता है। अब संवी सबको देखकर बोली चलिए अब सब लक्ष्मी पूजन करते हैं। अब इस घर के लक्ष्मी भी आ गए तो सब मंदिर की तरफ चले जाते हैं और दिवाली की पूजा करने लगते हैं। पूजा करने के बाद संवी दिशांत से बोली भाई भाभी को रूम में ले जाओ, चेंज कर ले आओ। तो दिशांत महक को लेकर अपने रूम में चला जाता है। इधर संवी भी अपने फ्लोर पर जाकर एक रूम का ताला खोलकर उसे रूम में जाती है। वह रूम पूरा अंधेरे में गिरा हुआ है। तभी पीछे से शिवांश रूम में आ जाता है, क्योंकि शिवांश नीचे सबसे छुपाते हुए संवी के पीछे आ गया था। शिवांश संवी को देखकर बोला आप यहाँ पर क्या कर रही है मिस महाजन। तो संवी शिवांश को देखकर बोली आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस रूम में आने की परमिशन किसी को नहीं है। तो शिवांश धीरे धीरे संवी के पास आकर बोला किसी को नहीं है पर मुझे जल्दी ही मिल जाएंगे यहाँ आने की परमिशन। शिवांश रूम के चारों तरफ देखा है तो वहां पर एक आदमी और 2 औरतों की फोटो लगी हुई है और उनके आगे दिया जल रहा है और पूरे रूम में कई सारी फोटो लगी हुई है। किसी में उस आदमी ने छोटी बच्ची को गोद में उठा रखा है, मतलब कुछ बच्चे और एक औरत और एक आदमी की फोटो लगी हुई है पूरे रूम में। तभी संवी एक अलमारी के पास जाकर उसे खोलती है और उसे अलमारी में से कुछ गहने निकलती है जो देखने में खानदानी गहने लग रहे हैं। शिवांश संवी को देखकर बोला ये गहना आपकी माँ और दिशांत की माँ के हैं। तो संवी शिवांश को देखकर हाँ मैं सर हिला देती है। शिवांश संवी के गाल पर हाथ रखकर बोला क्या आपको आपकी माँ बाप की याद नहीं आती। संवी शिवांश को कोई जवाब नहीं देती। शिवांश आगे बोला संवी प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ कर दो, मुझे रिलायंस है, मैंने उसे वक्त तुम्हें छोड़कर जाने की बहुत बड़ी गलती की है। जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी मैं नहीं था तुम्हारे पास। तो संवी शिवांश को देखकर बोली ओ तो मिस्टर राज आर्यन को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, पर अब आप अपने पछतावे को अपने पास ही रखी है। ये संवी राठौर महाजन है जिसके पास गुस्सा नफरत की आग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतना बोलकर है शिवांश को साइड करके नीचे चली जाती है। शिवांश पीछे से शानवी को देखते हुए बोला बहुत जल्द तुम्हारा गुस्सा और नफरत को मैं प्यार और खुशियों में बदल दूंगा। संवी तुम खुद मुझे आकर गले लगाओगी और मुझे माफ करोगी।
शिवांश भी नीचे चला जाता है। अब दिशांत और महक भी नीचे आ जाते हैं। महक ने एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, पर उसे चलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि महक को साड़ी संभाल नहीं जा रही थी। संवी महक और दिशांत के पास जाकर बोली, यह आपकी माँ के आखिरी निशानियां है भाभी, अब आपको संभालनी है। इतना बोलकर वह गहने महक के हाथों में रख देती है। महक संवी को देखकर बोली, अब आप कौन है? तो दिशांत बोला, महक यह मेरी छोटी बहन है, तुम्हारी बड़ी नंद शानवी श्रम, जिससे तुम मिलने को तरस रही थी इतने दिनों से। तो महक खुशी से उछलते बोलो, हो तो आप SRM है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे हब्बी का इतना बड़ा परिवार वह महाजन है। तो संवी कुछ नहीं बोलती, बस अपना सिर हिला देती है। अब सब ऐसे ही दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। सब अब डिनर करने डाइनिंग हॉल पर बैठ जाते हैं। सब डिनर खत्म करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दिशांत और वैभव ने राज आर्यन परिवार को आज यहीं रोक लिया था, उन लोगों को भी गेस्ट रूम में ठहरा दिया है। तभी आधी रात में एक कार में दो लोग बैठकर कहीं निकलते हैं। वह संवी के हेल मैंशन के सामने आकर रुकते हैं। उसे कार से दो लोग बाहर निकलते हैं। वह और कोई नहीं, मिस्टर राज आर्यन और संवी है। वह चलते हुए अंदर जाते हैं। उनके सामने दो आदमी और बैठे हुए हैं। वह दोनों पीछे पलटकर संवी और मिस्टर राज आर्यन को देखते हैं। वह दोनों और कोई नहीं, मिस्टर खुराना और मिस्टर सिंघानिया है, ऋतिक के डैड और मोहित के डैड। किन की फोटो है वो? कौन है शानवी के असली माँ बाप? क्यों ये चारों मिले हैं? जानने के लिए पढ़ते रहिए डेंजरस हस्बैंड की डेविल वाइफ स्माइल विद हॉर्न्स। 6 साल पहले मोहित संवी के पीछे जाता है। संवी का हाथ पकड़कर बोला, सानू तू क्यों गुस्सा हो रही है? मेरे सपने देखने की वजह से तो शानवी को रिलीज होता है कि वह जल्दबाजी में क्या कर रही है। तो संवी जल्दी से बोली, अरे मैं क्यों गुस्सा आऊंगी तुम्हारे सपने देखने में? मैं तो ये लड़की कौन थी तेरे सपने में? हम भी तो जाने किसके सपने देख रहे है तुम। संवी ने जल्दी से अपनी बात पलट दी, जिससे मोहित संवी के करीब आते हुए बोलना, अच्छा तुझे वह लड़की जानने में इंटरेस्ट है कि कौन है वह लड़की? तो संवी से जल्दी से हाँ मैं सर हिला दिया। तुम? मोहित उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम क्या करोगी जानकर कि मैं किसी लड़की के सपने देख रहा था? तो शानवी बोली, बस ऐसे ही, क्या पता हमारी जानकारी में हो लड़की तो मिला देंगे तुम्हारे को उससे। तो मोहित उसके करीब आते हुए बोला, बताऊं वह लड़की कौन है? तो संवी बोली, हाँ बताओ ना। तो मोहित उसके कान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारे सपने देख रहा था। तो संवी उसके सर पर एक मार के बोली, चल झूठा कहीं का, मजाक मत कर मेरे से। तो मोहित भी हंसते हुए बोला, वह बड़ी जल्दी पकड़ ली तूने कि मैं तेरे से मजाक कर रहा हूँ। शानवी बोली, और क्या? तो तुम मेरे सपने क्यों देखेगा? हम जिससे प्यार करते हैं उसी के सपने तो देखते हैं। तो मोहित मन में बोला कि मैं तेरे से ही तो प्यार करता हूँ, पर जल्दी ही मैं तेरे को कन्फेस भी कर दूंगा। संवी भी अपने मन में बोली, मुझे पता है तुम मेरे ही सपने देख रहे हो, यह कोई मजाक नहीं था, पर मैं अभी तुम्हें शो नहीं होने दे सकती कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जिस दिन तुम मेरे को कन्फेस करोगे उसी दिन मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। इतना सोचकर शानवी बोली, चलो हम अपनी क्लास में चलते हैं, टाइम होने वाला है। तभी वैभव और ऋतिक भी उधर आ जाते हैं। वैभव उन दोनों को देखकर बोला, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, 2 मिनट में हेल अदबीर लेते हैं, फिर आपस में मिल जाते हैं। तो ऋतिक हंसते हुए बोला, क्या करें हैं हम तीनों अपने बचपन के दोस्त हैं, बचपन से हम तीनों एक दूसरे को जानते हैं। तेरे को पता है हम तीनों में कितनी भी लड़ाई होने पर आना हमें एक दूसरे के पास ही है। इतना बोलकर चारों ग्राउंड से जाने लगते हैं। तभी वहां पर पार्किंग एरिया में एक बाइक रफ्तार से आकर रुकती है। सभी उसे तरफ देखने लगते हैं। तो एक हैंडसम सा लड़का उसे बाइक से उतरता है। वह अपना हेलमेट उतरता है तो सब लोग आंखें फाड़े उसे लड़के को देख रहे थे। उसकी ग्रीन हेजल आंखें, जेल से सेट बाल, ब्लैक कमीज और ब्लैक जीन्स देखने में ही कट्टी बवाल। जी हाँ, ये हमारा शिवांशी है और कोई नहीं। शिवांश स्टाइल से चलते हुए कॉलेज के अंदर जाने लगता है। इतने में ही वह संवी से टकरा जाता है। दोनों ही गिरने लगते हैं, पर तभी शिवांश संवी की कमर से थाम लेता है। शिवांश एक तक संवी के चेहरे को देखने लगता है। वह रहकर उसकी नजरें संवी की ब्लू आइज पर जा रही है। संवी शिवांश के आगे हाथ हिलाकर बोली, ओ मिस्टर, ऐसे पकड़े रहने का इरादा है या छोड़ोगे भी मुझे? तो शिवांश होश में आकर जल्दी से संवी को खड़ा कर देता है। शिवांश स्टाइल से साइड से निकल जाता। शानवी भी आगे बढ़ जाती है। वह पीछे वापस आई थी अपनी पेन लेने, जो गिर गई थी वही उठा के जाने वाली थी, पर वो शिवांश से टकरा गई। साइड में कुछ स्टूडेंट्स अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एक सॉन्ग प्ले होता। ये सॉन्ग की लिरिक्स फिलहाल शिवांश की एंट्री पर सही फिक्स हो रहा है। वह लोग शिवांश के पास आके डांस करने लगते हैं। कुछ लड़के शिवांश को देख कर गाते हैं और स्टेप करते हैं। कोई ना जाने किठो आए है टू सब द दिलों विच हो गई कुकडुक, कोई ना जाने किठो आए है टू सब द दिलों विच हो गई कुकडुक। कुछ लड़के और लड़कियां आगे गति है। इना सोना इना कूल मुंडा इना वंडरफुल एनु वे खेजे कुडिया टू कैंडी, ओ माई गॉड ओ माई गॉड। इधर मोहित, ऋतिक, वैभव, शानवी अपने चारों तरफ स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, जो शिवांश को देख पागल हो रहे हैं। हाँ मुंडा सबमी सबटाओ बेस्ट, मुंडा बेटर देन द रेस्ट एनु वेखे के मुंडे टू कैंडे, ओ माई गॉड।
ओ सीना 26 फुट दा ओ मुंडा 6 फुट दा ओ धीरे धीरे करदा धमाल सा। अब आधा कॉलेज शिवांश के सामने डांस करने लगता है। शिवांश बस सबको देखकर स्माइल करता है। ओ मुंडा कुक्कड़ कमल डा ओ मुंडा कुक्कड़ कमल डा बैंडो मी बंदा परफेक्ट बेमिसाल सा कुक्कड़ कमल डा। ओ मुंडा कुक्कड़ कमल डा ओ मुंडा कुक्कड़ कमल डा। ओ हेच कुडिया टे हो जाए इफेक्ट ओ दी चाल डा कुक्कड़ कमल डा। तभी कुछ लड़कियों का ग्रुप आगे की लिरिक्स गाती हैं और फिर शानवी बीच में आगे की लिरिक्स कंटिन्यू करती हैं। वेयर इज इट फ्रॉम who's that guy he is something very special I don't know what I want he really got me going he makes me feel alright baby it will get lucky tonight I like the way he is looking the way he is moving now I like the way they call him Kukkad Kamal Da I like the way he is walking the way he is talking now I like the way they call him Kukkad Kamal Da। तभी मोहित और ऋतिक कुछ लड़कों के साथ आगे की लिरिक्स के साथ डांस करते हैं। हे मैं के हकारिया क्यून सब न्यू बुखर बेवाजह है क्यून एक अनार सौबिमा बेवाजह ओ लल्लू दिन दी जिंदाड़ी उधर मुंडिया टूटे रहना है अठे दिन 4 मुंडिया टू कर ले जिनी विनती होनी ना तेरी गिनाटी ए गब्बर है जी दूजे थे के डाडा। अब शिवांश भी डांस करने लगता है। अब तीनों आमने सामने होके डांस करने लगते हैं। आधे बच्चे मोहित और ऋतिक की तरफ हैं और आधे शिवांश की तरफ। ओ मुंडा कुक्कड़ कमल डा ओ मुंडा कुक्कड़ कमल डा ओ कुडिया टे हो जाए इफेक्ट ओ दी चाल डा कुक्कड़ कमल डा ओ मुंडा कुक्कड़ कमल डा ओ मुंडा कुक्कड़ कमल डा ओ बैंडो मी बंदा परफेक्ट बेमिसाल सा कुक्कड़ कमल डा। अब चारों एक साथ खड़े थे शिवांश संवी मोहित और ऋतिक और वैभव की उनके साथ खड़ा था। मोहित शिवांश को देखते हुए बोला वेलकम ब्रो नाम क्या है तुम्हारा। तो शिवांश बोला मेरा नाम शिवांश है। तो मोहित बोला तो तुम हमारी क्लास के बंदे हो भाई। तो शिवांश बोला तुमको कैसे पता। तो मोहित बोला टीचर ने बताया कि तुम आने वाले हो तुम्हारा थोड़ा लेट एडमिशन हुआ है। तो शिवांश बोला हाँ। मोहित बोला चलो अब तुम हमारी क्लास में तो हमसे दोस्ती कर लो और अपना हाथ जाकर बढ़ा देता है। तो शिवांश पहले मोहित को देखा है फिर मोहित के हाथ को। तो शिवांश हाथ मिलाकर बोलता है ठीक है दोस्त ऐसे ही अब सब अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे को देते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। फिर सब अपनी अपने क्लास की ओर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बेचने लगते हैं और इन पांचों की दोस्ती गहरी होती जा रही है दिन ब दिन। अब कॉलेज में शिवांश मोहित और संवी की ही बात होती है क्योंकि कॉलेज का हैंडसम हक तो शिवांश और मोहित दोनों ने ही ले रखा है। वह टाइटल पर ब ब्रेन विद ब्यूटीफुल का टाइटल संवी ने ले लिया जिससे कई लड़कियां संवी से जलती है। जल्द ही अब फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइजर हुई। आज कॉलेज में फ्रेशर्स के लिए फ्रेशर पार्टी है जिसमें सब एक से बढ़कर एक तैयार होकर आए हैं। सारे सीनियर्स ने मिलकर अपने जूनियर्स को ही पार्टी दी है जिसमें सीनियर्स में शिवांश मोहित ऋतिक शामिल होते हैं। उन सब ने खूब मेहनत की है आज पार्टी के लिए। सब लड़कियों ने इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहना है सब लड़कों ने नॉर्मल कोट पैंट शर्ट पैंट। 42 पुरानी दुश्मनी अब तक यह आपकी माँ के आखिरी निशानियां है भाभी अब आपको संभालनी है। इतना बोलकर वह गहने महक के हाथों में रख देती है। महक संवी को देखकर बोली अब आप कौन है। तो दिशांत बोला महक यह मेरी छोटी बहन है तुम्हारी बड़ी नंद शानवी श्रम जिससे तुम मिलने को तरस रही थी इतने दिनों से। तो महक खुशी से उछलते बोलो हो तो आप SRM है। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे हब्बी का इतना बड़ा परिवार। वह महाजन है। तो संवी कुछ नहीं बोलती बस अपना सिर हिला देती है। अब सब ऐसे ही दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। सब अब डिनर करने डाइनिंग हॉल पर बैठ जाते हैं। सब डिनर खत्म करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दिशांत और वैभव ने राज आर्यन परिवार को आज यहीं रोक लिया था। उन लोगों को भी गेस्ट रूम में ठहरा दिया है। तभी आधी रात में एक कर में दो लोग बैठकर कहीं निकलते हैं। वह संवी के हेल मेंशन के सामने आकर रुकते हैं। उसे कर से दो लोग बाहर निकलते हैं। वह और कोई नहीं मिस्टर राज आर्यन और संवी है। वह चलते हुए अंदर जाते हैं। उनके सामने दो आदमी और बैठे हुए हैं। वह दोनों पीछे पलटकर संवी और मिस्टर राज आर्यन को देखते हैं। वह दोनों और कोई नहीं मिस्टर खुराना और मिस्टर सिंघानिया है ऋतिक के डैड और मोहित के डैड। अब आगे अब चारों एक जगह बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर खुराना बोले संवी मैंने सुना मोहित पर हमला हुआ था। तो संवी ने बस हाँ मैं सर हिला दिया। तो मिस्टर सिंघानिया बोले बेटा कब खत्म होगी ये दुश्मनी। तो शानवी उन तीनों को देखकर बोले यह मैं कैसे बता सकती हूँ है तो यह आप लोगों की दुश्मनी जिसमें हम बच्चे भी घसीटे गए हैं। तो मिस्टर राज आर्यन दुखी होते हुए बोले बेटा अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हारे पिता यहाँ होते तुम नहीं हमारे बस में होता तो हम तुम्हें भी इन सब में नहीं लेते। किसी से पर होने को कौन टाल सकता है। तो संवी सबको देखकर बोली बस कुछ समय और अब खुलेंगे सारे राज होगी दुश्मनी खत्म या दुश्मन खत्म होंगे या दुश्मनी करने की वजह। तो मिस्टर सिंघानिया बोले बेटा बच सारे बच्चों की सेफ्टी। अब तो वह लोग हमला करने लगे एक एक कर सब पर। तो शानवी बोले आप लोग शायद भूल रहे हैं आप लोगों के बच्चे कौन हैं। सबकी सेफ्टी ब्लैक रोज देख रही है इसके आगे माफिया अंडरवर्ल्ड
भी घुटने टेकती है। आप लोग चिंता मत कीजिए। तभी मिस्टर खुराना बोले, मुझे लगता है अब सबको सच बताने का समय आ गया है। तो शानवी बोली, अभी नहीं, अभी कुछ राज से पर्दे उठना बाकी है, क्योंकि जितना हमें दिख रहा है उतना है नहीं, बल्कि इससे कई ज्यादा है। मुझे सिर्फ राजपूत परिवार में उसके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार से भी कई लोग। अब सारे राज के पर्दे राजस्थान जाकर ही हटेंगे। अब राजस्थान स्वागत करेगा अपनी भाभी हुक्मरानी सा का। अब ये लड़ाई अपराजिता सिंह राठौर लड़ेगी, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। ये चक्रव्यूह मैं रचा है, जिसमें सारे दुश्मन फंसेंगे और खत्म होंगे आज मेरे ही सारे पर। शिवांश यहाँ पर है, नहीं तो उसे अचानक कैसे प्रेसिडेंट बनाया गया। राज आर्यन अंपायर का। तभी मिस्टर राज आर्यन बोल, बेटा क्या तुम शिवांश को माफ नहीं कर सकती? उसे अपनी गलती का पछतावा है। तो समवी बोली, क्या पछतावा अंकल? शायद आप भूल रहे हैं उसने मुझे कब छोड़ा था। आज मेरे पास माफी शब्द नहीं है, बस गुस्सा और नफरत की आग, जिसमें सब जलेंगे, सब जल कर रख होंगे। इतने सालों से मैं इस आग में जल रही हूँ, अब बारी है दुश्मनों के जलने की। अगले दिन सब समवी के मैंशन पर थे। आज मिस्टर सिंघानिया, मैसेज सिंघानिया, मिस्टर खुराना एंड श्रीमती खुराना भी यहीं पर थे। आज सब राजस्थान रवाना होने वाले थे। स्नेह और वैभव से आ गए थे। दिशांत ने महक को सबके बारे में बात भी दिया। मोहित, ऋतिक भी तैयार होकर खड़े थे। केशवी के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसे दिलचस्पी ही नहीं है राजस्थान जाने में। इतने में रॉबर्ट और यश भी आ गए और केल्विन यही देखकर समवी का काम संभालने वाला था। तभी भारत गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें मिस्टर एंड श्रीमती महाजन उतरते हैं और गौर से पूरे महाजन मैंशन को देखते हैं। श्रीमती महाजन मिस्टर महाजन से बोली, कितना बड़ा मैंशन बनवा रखा है इसमें अपने और अपने फालतू दोस्तों के लिए, और अब इसे मेरे मायके का राठौर अंपायर भी मिल जाएगा, पर मैं ये होने नहीं दूंगी। इतना बोलकर वह दोनों अंदर चली जाते हैं। अंदर जाते ही वैभव उन दोनों को देखकर बोला, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मिस्टर महाजन बोले, अरे मेरा बड़ा बेटा मिल गया और मेरे को कानों कान खबर तक नहीं, और मेरी बेटी राजस्थान की हुक्मरानी बनने जा रही है, उसकी शादी हो रही है और मेरे को तुम लोगों ने बताया तक नहीं। तो अब आपको अपने पिता होने का फर्ज याद आ रहा है, पर मेरा कोई पिता नहीं है। श्रीमती महाजन बोली, समवी बदतमीजी मत करो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, इसलिए हमारा हक बनता है तुम्हारे साथ जाने का। परेशानी वाली ले जाने से मैं मना नहीं कर, चलना है चलो, पर मेरे माँ बाप के हक से नहीं। बाहर कदम बढ़ा देती है, उसके पीछे सब चले जाते हैं। फिर वह लोग थोड़ी देर में जैक में बैठे थे। अब जीत राजस्थान के लिए उड़ान भरने लगा। इधर एक साथ 6-70 साल का एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर अलग ही तेज है, उसने ऊपर कुर्ता और नीचे धोती पहन रखी है, सर पर पगड़ी पहन रखी है और एक कंधे पर शॉल ले रखा है। वह सबको बुला रहा है, अरे सब बाहर आओ यहाँ के, अब रानी आ रही है। हुक्मरानी साथ तैयारी करो सब, अब होगी दुश्मनों की हर, अब बैठेगी इस गाड़ी पर इसकी असली हकदार। इतना बोलकर है सबको पूरा महल सजाने को बोलते हैं। कौन है ये बूढ़ा आदमी? क्या प्लान करके आए हैं मिस महाजन? कौन है असली मास्टरमाइंड? क्यों शानवी की शादी जरूरी है? किससे होगी शानवी की शादी? 43 ब्लैक डेविल अब तक मिल गया और मेरे को कानों कान खबर तक नहीं, और मेरी बेटी राजस्थान की हुक्मरानी बनने जा रही है, उसकी शादी हो रही है और मेरे को तुम लोगों ने बताया तक नहीं। तो अब आपको अपने पिता होने का फर्ज याद आ रहा है, पर मेरा कोई पिता नहीं है। श्रीमती महाजन बोली, समवी बदतमीजी मत करो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, इसलिए हमारा हक बनता है तुम्हारे साथ जाने का। परेशानी वाली ले जाने से मैं मना नहीं कर, चलना है चलो, पर मेरे माँ बाप के हक से नहीं। बाहर कदम बढ़ा देती है, उसके पीछे सब चले जाते हैं। फिर वह लोग थोड़ी देर में जैक में बैठे थे। अब जीत राजस्थान के लिए उड़ान भरने लगा। इधर एक साथ 6-70 साल का एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर अलग ही तेज है, उसने ऊपर कुर्ता और नीचे धोती पहन रखी है, सर पर पगड़ी पहन रखी है और एक कंधे पर शॉल ले रखा है। वह सबको बुला रहा है, अरे सब बाहर आओ यहाँ के, अब रानी आ रही है। हुक्मरानी साथ तैयारी करो सब, अब होगी दुश्मनों की हर, अब बैठेगी इस गाड़ी पर इसकी असली हकदार। इतना बोलकर है सबको पूरा महल सजाने को बोलते हैं। अब आगे कोई अनजानी जगह पर, जो देखने में ही डरावनी लग रही है। चारों तरफ मकड़ी के जाले, गंदगी फैली हुई है। ये कोई पुराना मैंशन लग रहा है, जो देखने में लग रहा है जैसे कुछ सालों से यहाँ कोई नहीं आया। पर वहाँ के हाल में एक किंग चेयर पर कोई बैठा है और उसके साइड में एक सिंगल सोफे पर एक और शख्स बैठा है। पहले शख्स दूसरे शख्स को देखकर बोला, टाइम आ गया है ब्लैक डेविल का सामने आने का। बहुत टाइम हो गया डेविल को शिकार करे हुए, अब फिर दुनिया ब्लैक डेविल से डरेगी। और खतरनाक हंसी हंसने लगता है। वंश बोला, पर तुम शायद भूल रहे हो, तुमने खुद अपनी जगह ब्लैक रोज को दिया है सारा कुछ, अब वही संभालती है। तो ब्लैक बोला वापसी होगी ब्लैक डेविल की, क्योंकि कुछ राज से पर्दे हटाने के लिए ब्लैक डेविल की जरूरत है। फिर मैं वापस आऊंगा और तमाशा देखे कि ये दुनिया, फिर मेरा खौफ कायम होगा इस दुनिया में। अब खत्म होगी ये दुश्मनी और दुश्मन। तुम ब्लैक रोज को मैसेज भिजवा देना, लौट आया है ब्लैक डेविल। पर अब इस गाड़ी पर राजा और उसकी रानी दोनों बैठेंगे, इसलिए उसकी जगह उसकी ही रहेगी। और स्माइल विद हॉर्न स्माइल करने लगता है, तो वंश भी उसके साथ स्माइल करने लगता है। ब्लैक डेविल फिर बोला, भले ही ये दुश्मनी हमारे बड़ों ने शुरू करें, पर अब इसे खत्म हम करेंगे। जैसे वह चारों की दोस्ती थी, अब वही दोस्ती फिर कायम होगी। फिर उन लोगों को याद किया जाया करो कि दोस्ती को और खत्म होंगे दुश्मन।
तो वंश बोला तुम ब्लैक रोज की हेल्प क्यों नहीं ले लेते, वह भी तो वही राजों से पर्दा हटा रही है, दोनों साथ मिलकर करो, जल्दी होगा सब कुछ। तो ब्लैक डेविल बोला नहीं, कुछ राज के पर्दे खुद ही हटाओ तो अच्छा रहता है, उन्हें अपने तरीके से हटाने तो हम खुद अपने तरीके से हटाएंगे, फिर मिलना तो हमें है ही, आखिर में आखिर कब तक रहेगी रानी अपने राजा से दूर, बस कुछ टाइम की और दूरी, फिर मेरा प्यार मेरे बाहों में होगा। तो वंश चढ़ते हुए बोला बस कर शिवांश, क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है, अपने प्यार भरी बातें अपने पास ही रख, एक तो मुझे मेरे लिए अपना पार्टनर नहीं मिल रहा, बताओ यार हम जैसे के लिए कोई है ही नहीं क्या इस दुनिया में। उनसे बोलते हुए उदास हो जाता है तो शिवांश वंश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला ऐसा कुछ नहीं है, बस तुमको भी तुम्हारा जैसा कोई मिलेगा, बस इंतजार करो। 44 सबका राजस्थान पहुंचना। अब तक। तो वंश बोला तुम ब्लैक रोज की हेल्प क्यों नहीं ले लेते, वह भी तो वही राजों से पर्दा हटा रही है, दोनों साथ मिलकर करो, जल्दी होगा सब कुछ। तो ब्लैक डेविल बोला नहीं, कुछ राज के पर्दे खुद ही हटाओ तो अच्छा रहता है, उन्हें अपने तरीके से हटाने तो हम खुद अपने तरीके से हटाएंगे, फिर मिलना तो हमें है ही, आखिर में आखिर कब तक रहेगी रानी अपने राजा से दूर, बस कुछ टाइम की और दूरी, फिर मेरा प्यार मेरे बाहों में होगा। तो वंश चढ़ते हुए बोला बस कर शिवांश, क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है, अपने प्यार भरी बातें अपने पास ही रख, एक तो मुझे मेरे लिए अपना पार्टनर नहीं मिल रहा, बताओ यार हम जैसे के लिए कोई है ही नहीं क्या इस दुनिया में। उनसे बोलते हुए उदास हो जाता है तो शिवांश वंश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला ऐसा कुछ नहीं है, बस तुमको भी तुम्हारा जैसा कोई मिलेगा, बस इंतजार करो। अब आगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर एक जेट लैंड करता है, जेट से पहले मोहित, ऋतिक, राधिका, केसवी, मिस्टर एंड श्रीमती महाजन उतरते हैं, फिर पीछे से स्नेहा और वैभव उतरते हैं, फिर सबसे लास्ट में शानवी आती है जिसने एक रेड कलर की साड़ी पहन रखी है, बालों को खुला छोड़ रखा है और हाथों में जड़ाऊ कंगन और एक तरफ शॉल ले रखा है। शानवी एकदम रानी की तरह तैयार होकर आई है, वह लोग उतरकर सामने देखते हैं तो कम से कम 30 से 40 गाड़ियां खड़ी हुई है, क्योंकि राजस्थान के भावी हुक्मरानी से आई है, उनके स्वागत में कोई कमी थोड़ी ना होगी। शानवी ने अपने फेस पर एक मास्क लगा रखा है जिससे उसकी आंखों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तभी पीछे से एक लेडी गॉड मोक्ष को गोद में लेकर आती है और शानवी को दे देती है, शानवी मोक्ष को गोद में ले लेती है, मोक्ष ने भी कुर्ता पजामा पहन रखा है जिसमें वह बहुत क्यूट लग रहा है। तब जाकर गाड़ियों में बैठ जाते हैं, गाड़ियां एक साथ आगे बढ़ने लगती है, गाड़ियों जब सड़क पर आते हैं तो सड़क पर कई आदमी और औरत खड़े हुए हैं जो नारे लगा रहे हैं भावी हुक्मरानी सा की जय हो, भावी हुक्मरानी सा अब पराजित सिंह राठौर की जय हो। ऐसे ही 1 घंटे का सफर करने के बाद सब लोग एक महल के करीब पहुंचते हैं। ये महल रॉयल्टी और मॉडरेशन के साथ मिलकर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। महल का नाम तारांकन राठौर महल। महल का स्थान तारांकन जयपुर। महल का आकार तारांकन विशाल और भव्य कई मंजिलों वाला। महल का डिजाइन तारांकन राजस्थानी वास्तुकला की शैली में, जिसमें जालीदार खिड़कियां, बड़े बड़े दरवाजे और सजावटी छत हैं। महल के अंदर कई बड़े बड़े हॉल हैं जिनमें से एक में एक भव्य सिंहासन है। महल में कई सुंदर बाग और फव्वारे हैं। महल की दीवारों पर पुराने चित्र और सजावटी कार्य हैं। महल में एक विशाल पुस्तकालय और एक संग्रहालय भी है। महल के बाहर एक विशाल बाग है जिसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं। महल के बाहर एक बड़ा सा तालाब है जिसमें मछलियां तैरती हैं। महल के बाहर कई सुंदर फव्वारे और सजावटी दीवारें हैं। रॉयल्टी के साथ मॉडरेशन। महल के अंदरूनी हिस्से में रॉयल्टी की झलक दिखाई देती है, जिसमें सिंहासन, राजकीय चित्र और सजावटी वस्तुएं हैं। महल के बाहरी हिस्से में मॉडरेशन की झलक दिखाई देती है, जिसमें सुंदर बाग, फव्वारे और सजावटी दीवारें हैं। व्यू। महल का व्यू बहुत ही सुंदर और भव्य है, जो आपको राजस्थान की रॉयल्टी की झलक देता है। महल के व्यू में आपको राजस्थानी संस्कृति और वास्तुकला की झलक मिलती है। महल के व्यू में आपको एक भव्य और शांत वातावरण का अनुभव होता है। इस तरह रॉयल सिटाडेल महल एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है जो रॉयल्टी और मॉडरेशन के साथ मिलकर एक यादगार अनुभव प्रदान करता है। सारी गाड़ियां रुक जाती है, गॉड्स आकर गाड़ियों के दरवाजे खोलते हैं। महल के चारों तरफ रॉयल गार्ड पहरा दे रहे हैं। सब लोग महल को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने महल को पहली बार देखा है, यहां तक कि वैभव और स्नेह भी पहली बार यहां आए हैं। लास्ट में शानवी उतरती है, सब लोग गेट तक पहुंचाते हैं, वहां देखते हैं तो वहां पर रॉयल सर्वेंट खड़े हैं जो रॉयल कपड़ों में ही है और वहां पर सभी परिवार के सदस्य भी खड़े हैं। सबसे आगे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं जिनकी उम्र कुछ 70 के आसपास है। वह शानवी को देखते हुए कहते हैं आपका स्वागत है आपके राज्य में, रानी हुकुम सा। शानवी आगे आकर हाथ जोड़कर बोल प्रणाम नाना सा, क्योंकि यह और कोई नहीं शानवी के नाना है। तभी वैभव उनके पैर छूकर बोला प्रणाम नाना सा। स्नेहा ने भी हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। मिस्टर राठौर ने दोनों को बहुत आशीर्वाद दिया, फिर बाकी सब लोगों ने भी उनके आशीर्वाद लिए ताकि मिस्टर एंड श्रीमती महाजन उनका आशीर्वाद लेते हैं तो वह अपने पैर पीछे ले लेते हैं। तो श्रीमती महाजन बोली बाबा साहब आप हमसे अभी तक नाराज है क्या? तो वह पहले जो अपनी खुद की बेटी तक को नहीं अपना पाए तो हमसे क्या उम्मीद कर रही हो कि हम तुम्हें माफ करेंगे? तो श्रीमती महाजन कुछ नहीं बोली और पीछे हट गई।
तभी मिस्टर राठौर मोक्ष को देखकर बोले, और यह हमारे नाती है। तो शानवी ने हाँ में गर्दन हिला दिया। तो मिस्टर राठौर मोक्ष को गोद में लेकर बोले, तो आप है भावी हुक्मरानी सा के उत्तराधिकारी। मोक्ष को कुछ समझ में तो नहीं आया, पर वह उनके मूंछों से खेलने लगता है, जिससे मैं हंसते हुए बोलते हैं, अरे वहाँ, आपको तो हमारी मूंछें पसंद आए, आप पक्के राठौर है, और हंसने लगते हैं। राठौर परिवार के सदस्य का इंट्रोडक्शन। राजस्थान के हुकुम दादा राजशेखर सिंह राठौर। इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इनका एक भाई है विक्रम सिंह राठौर, उम्र 68। इनकी पत्नी का नाम उम्र 65 कावेरी विक्रम सिंह राठौर। इनका एक बेटा है राजकुमार अर्जुन सिंह राठौर, उम्र 45, और उसकी पत्नी का नाम सोनिया अर्जुन सिंह राठौर है, उम्र 41, और इनका एक लौटा बेटा राजेश सिंह राठौर, उम्र 21। राजशेखर सिंह राठौर के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और शानवी की मां, और एक और बेटी जो सबसे बड़ी है। उनके बेटे का नाम राज सिंह राठौर है, उम्र 47। इनकी पत्नी का नाम इरावती राज सिंह राठौर है, और इनकी एक बेटी है जिसका नाम राजकुमारी रावी सिंह राठौर है। वैभव और स्नेहा अपने छोटे दादा सा और छोटी दादी सा को नमस्ते करते हैं, जो उन्हें खुशी खुशी आशीर्वाद देते हैं। फिर वह लोग अपने मामा और मामी को नमस्ते करते हैं, वह लोग भी उन्हें खुशी खुशी आशीर्वाद देते हैं। फिर वह लोग अपने छोटे मामा मामी को नमस्ते करते, जो झूठी मुस्कान के साथ आशीर्वाद देते हैं। फिर वैभव और स्नेहा अपने भाई बहन यानी रवि और राजेश के गले लग जाते हैं, जिससे वह दोनों भी खुशी खुशी ने गले लगा लेते हैं। यानी सबको देखकर लगता है कि 2 लोगों को छोड़कर बाकी सब खुश है। तभी राजशेखर बोले, संवी बेटा, अब तो अपने चेहरे से मास्क हटाकर हमें दिखाओ। तो संवी धीरे से अपना मास्क हटती है, तो संवी के मामा यानी राज सिंह राठौर की आंखें नम हो जाती है। वह शानवी के पास आकर उसे गले लगाते हुए बोले, तुम बिल्कुल उसके जैसी हो, उसी के नैन नक्श है। तो संवी बोली, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो राज बोले, किसी की नहीं बेटा। तो संवी आगे कुछ नहीं बोलती। बाकी सब लोग भी संवी का चेहरा देखकर शॉक हो जाते हैं, पर कुछ नहीं बोलते। छोटे दादा दादी भी संवी को देखकर इमोशनल हो गए थे, और उसके छोटे मामा मामी के तो होश ही उड़ गए हैं। तभी राजशेखर सिंह राठौर बोल, बेटा आप लोग फ्रेश हो जाओ, कल लड़के वाले आएंगे। तो सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। संवी का रूम यहाँ पर भी सबसे बड़ा रूम है, 3rd फ्लोर पर। इधर मोहित अपने रूम में आगे सोचता है कि राज सिंह राठौर क्या रहे थे, संवी का चेहरा किससे मिलता जुलता है, पर वह ज्यादा ना सोचता हुआ फ्रेश होने चला जाता है। इधर केशवाई और राधिका एक ही रूम में है। केशवी बालकनी में खड़ी होकर अपने मन में सोचती है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ चला जाएगा। लगता है आप समय आ गया है उनसे मिलने का, ये सोचते हुए उसके होठों पर डेविल स्माइल है। इधर संवी अपने रूम में बालकनी में आकर अपने आप से बोलती है, बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, अब सारे दुश्मन होंगे बेनकाब। तभी उसके पास एक कॉल आता है, सामने से कुछ बोलना चाहता है, जिसे सुनकर शानवी के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है, और कॉल काटकर दोबारा किसी को कॉल करके बोलता है, ब्लैक डेविल की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। इतना बोलकर मैं कॉल काट देती है। मुंबई में शिवांश अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी वंश वहां आता है। शिवांश को बोलता है, ब्लैक रोज तेरी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही है। तो शिवांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, निकलवाने दो, जब तक ब्लैक डेविल कुछ नहीं चाहेगा तब तक उसकी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं निकल सकता, खुद ब्लैक रोज भी नहीं। तो वंश बोला, और जब उन्हें पता चलेगा तू ही ब्लैक डेविल है, फिर तेरे को पीटता हुआ देखकर मजा भी बहुत आएगा। इतना बोलकर हंसने लगता है। तो शिवांश बोला, अरे वह एक बार मेरे पास आए तो सही, हम तो उनके हाथों खुशी खुशी मर भी जाएंगे। तो वंश बोला, अपने प्यार मोहब्बत की बातें संवी के सामने बोल, क्या पता पिघल जाए और तुझे माफ कर दे। तो शिवांश बोला, अरे उनके सामने तो माथा भी फोड़ने तो भी ना पिघले, बल्कि वो तो खुद पकड़ के हमारा माथा फोड़ देंगे। इससे अच्छा है पहले सारे सच सामने लाएंगे, फिर उन्हें मनाऊंगा। तो वंश कुछ नहीं कहता और केबिन से बाहर चला जाता है। वंश के जाने के बाद शिवांश अपने काम में व्यस्त हो जाता है, लेकिन उसके मन में संवी की यादें घूमने लगती हैं। वह सोचता है कि क्या वह संवी को कभी मना पाएगा। तभी शिवांश के फोन में एक मैसेज आता है। वह देखता है कि मैसेज ब्लैक रोज का है। मैसेज में लिखा है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही हूं। तुम्हें लगता है कि तुम ब्लैक डेविल हो और कोई तुम्हें नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ कर दिखाऊंगी। शिवांश मैसेज को पढ़कर मुस्कुराता है। वह सोचता है कि ब्लैक रोज को यह नहीं पता कि वह कौन है। शिवांश अपने फोन में एक मैसेज टाइप करता है और भेज देता है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही पकड़ चुका हूं। इसके बाद शिवांश अपने काम में व्यस्त हो जाता है, लेकिन वह जानता है कि ब्लैक रोज के साथ उसकी लड़ाई अभी शुरू हुई है। कुछ देर बाद शिवांश के केबिन में वंश फिर से आता है। वह शिवांश से पूछता है, क्या हुआ? ब्लैक रोज का मैसेज आया? शिवांश हंसते हुए कहता है, हाँ आया, लेकिन मैंने उसे जवाब दे दिया। वंश पूछता है, क्या कहा? शिवांश कहता है, मैंने उसे बताया कि मैं उसे पहले ही पकड़ चुका हूं। वंश हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ब्लैक डेविल वाली इमेज तो बहुत मजबूत है। शिवांश मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मजबूत होनी भी चाहिए, वरना ये दुनिया मुझे नहीं समझेगी। इधर शानवी के फोन में एमएसजी आता। जब वो एमएसजी रीड करती है फिर खुद से ही बोलती है, मतलब वो मुझे जनता है, फिर मेरे लिए और भी आसानी होगी उससे ढूंढना।
वंश शिवांश की बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी ब्लैक डेविल वाली इमेज तो बहुत मजबूत है, लेकिन समवी के सामने तुम्हारी इमेज क्या होगी। शिवांश का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है और वह कहता है, समवी के सामने मैं कौन हूं, ये तो वही जानती है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। वंश शिवांश की बात सुनकर समझ जाता है कि शिवांश को समवी से बहुत प्यार है। वह कहता है, तुम्हें समवी से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। शायद वह तुम्हें माफ कर दे। शिवांश वंश की बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम नहीं समझते वंश, समवी मुझे माफ करने वाली नहीं है। वह तो मुझे कभी नहीं भूल सकती। वंश शिवांश की बात सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और पूछता है, क्यों? क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? शिवांश वंश की बात सुनकर गंभीर हो जाता है और कहता है, यह एक लंबी कहानी है वंश, लेकिन मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि समवी मुझे कभी नहीं भूल सकती। इसके बाद शिवांश और वंश के बीच एक अजीब सी खामोशी हो जाती है। वंश शिवांश की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि शिवांश और समवी के बीच क्या हुआ था। तभी शिवांश के फोन में एक मैसेज आता है। वह देखता है कि मैसेज समवी का है। मैसेज में लिखा है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। शिवांश का दिल धड़कने लगता है और वह सोचता है कि समवी ने उसे मैसेज क्यों किया। क्यों मिलना चाहती हैं शान्वी शिवांश से? किससे होगी शान्वी की शादी? क्या कभी पता चलेगा शान्वी को ब्लैक डेविल के बारे में? जानने के लिए पढ़ते रहिए डेंजरस हस्बैंड की डेविल वाइफ स्माइल विद हॉर्न्स। 6 साल पहले फ्रेशर पार्टी में सभी छात्रों का उत्साह देखने लायक था। शिवांश, मोहित, ऋतिक और समवी ने अपने जूनियर्स के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था। समवी ने एक खूबसूरत इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहना था, जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। शिवांश और मोहित ने अपने जूनियर्स का स्वागत किया और उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ऋतिक ने डीजे के सामने खड़े होकर सॉन्ग्स शुरू कर दिया, जिससे सभी छात्र नाचने लगे। समवी ने शिवांश को देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास गई। शिवांश ने समवी को देखा और उसकी ओर बढ़ गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ नाचना शुरू कर दिया। मोहित और ऋतिक भी अपने जूनियर्स के साथ नाच रहे थे। पार्टी में सभी छात्रों का उत्साह देखने लायक था। तभी एक लड़की ने शिवांश के पास आकर कहा, शिवांश, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। शिवांश ने उस लड़की को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। समवी ने शिवांश की बात सुनी और थोड़ा अजीब महसूस किया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और शिवांश के साथ नाचना जारी रखा। पार्टी में सभी छात्रों का उत्साह देखने लायक था। तभी पार्टी में एक अनोखा आयोजन हुआ, जिसमें सभी छात्रों को अपने टैलेंट का प्रदर्शन करना था। शिवांश ने समवी को देखा और कहा, चलो समवी, तुम्हारा टैलेंट दिखाओ। समवी ने शिवांश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। समवी ने अपना टैलेंट दिखाने के लिए माइक पकड़ लिया और एक सुंदर संग गाने लगी। उसकी आवाज में एक अनोखी मिठास थी जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिवांश ने समवी को देखा और उसके टैलेंट की तारीफ की। वह सोचता था कि समवी न केवल सुंदर है, बल्कि उसकी आवाज भी बहुत सुंदर है। मोहित और ऋतिक ने भी अपना टैलेंट दिखाया। मोहित ने एक शानदार डांस प्रदर्शन किया, जबकि ऋतिक ने एक मजेदार कॉमेडी शो किया। इसके बाद शिवांश ने अपना टैलेंट दिखाने के लिए माइक पकड़ लिया। उसने एक शानदार रैप सॉन्ग गाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। समवी ने शिवांश को देखा और उसकी प्रतिभा की प्रशंसा की। वह सोचती थी कि शिवांश न केवल हैंडसम है, बल्कि उसकी प्रतिभा भी बहुत अधिक है। पार्टी में सभी छात्रों का उत्साह देखने लायक था। शिवांश, मोहित, ऋतिक और समवी ने अपने जूनियर्स के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी के अंत में शिवांश ने समवी के पास आकर कहा, समवी, तुम्हारा सॉन्ग बहुत सुंदर था। तुम्हारी आवाज में एक अनोखी मिठास है। मैं तुम्हारी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। समवी ने शिवांश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू शिवांश। तुम्हारा रैप सिंग भी बहुत सुंदर था। तुम्हारी प्रतिभा भी बहुत अधिक है। शिवांश और समवी के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। वे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन समवी को यह नहीं पता था कि शिवांश उसके प्रति क्या महसूस करता है। मोहित ने शिवांश और समवी को देखा और सोचता था कि समवी शिवांश के प्रति आकर्षित हो रही थी, लेकिन उसने यह नहीं समझा था कि समवी का दिल अभी भी उसके लिए धड़कता था। तभी मोहित शान्वी के पास आके उससे गले लगा के बोला, सानू यू आर ओसम, बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया तूने तो मेरा दिल जीत लिया, और उसके गाल पर किस कर लेता है। शान्वी शर्माने लगती पर जल्दी ही अपने आप को नॉर्मल करती है, क्योंकि अभी वो अपनी फीलिंग किसी को नहीं बता सकती। फिर मोहित से बोली, तुमने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। शिवांश को नहीं पता था कि समवी मोहित से प्यार करती है। वह सोचता था कि समवी उसके प्रति आकर्षित हो रही थी, लेकिन उसने यह नहीं समझा था कि समवी का दिल अभी भी मोहित के लिए धड़कता था। शिवांश ने सोचा कि समवी उसकी दोस्त है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वह समवी के साथ अधिक समय बिताना चाहता था और उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहता था। वह सोचता था कि समवी उसके लिए ही बनी है और वह उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता था।
45 साक्षात देवी के दर्शन। अब तक शिवांश वंश की बात सुनकर गंभीर हो जाता है और कहता है, यह एक लंबी कहानी है वंश, लेकिन मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि संवी मुझे कभी नहीं भूल सकती। इसके बाद शिवांश और वंश के बीच एक अजीब सी खामोशी हो जाती है। वंश शिवांश की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि शिवांश और संवी के बीच क्या हुआ था। तभी शिवांश के फोन में एक मैसेज आता है। वह देखता है कि मैसेज संवी का है। मैसेज में लिखा है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। शिवांश का दिल धड़कने लगता है और वह सोचता है कि संवी ने उसे मैसेज क्यों किया। अब आगे शिवांश मैसेज को दोबारा देखता है जिसमें अभी भी वही लिखा था, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। शिवांश देखता है ये मैसेज ब्लैक रोज के नंबर से आया है, ब्लैक डेविल के लिए, मतलब संवी शिवांश से नहीं मिलना चाह रही, ब्लैक रोज ब्लैक डेविल से मिलना चाह रही है। तो शिवांश अपने मन में सोचता है वह ब्लैक डेविल से मिलना चाहती है, तुमसे नहीं शिवांश, थोड़ा सब्र करो। फिर वह शानवी को रिप्लाई करता है, इतनी भी क्या जल्दी है आपको ब्लैक रोज। तो सामने से फिर मैसेज आता है, कल शाम को जगह अपने आप पता चल जाएगी आपको। उसके बाद ना शिवांश ने उसे कोई मैसेज पहचान, सामने से कोई मैसेज आया। शिवांश का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने संवी का मैसेज पढ़ा। वह जानता था कि संवी ब्लैक रोज है, लेकिन उसके पीछे क्या उद्देश्य है यह नहीं समझा। शिवांश को कल शाम का सोचकर बहुत उत्सुकता बढ़ गई है। वह सोच रहा है कल शाम को क्या होगा, क्यों संवी उससे मिलना चाहती है। राजस्थान। रात हो गई थी, सब रात का खाना खाने नीचे आ गए थे। सभी डाइनिंग टेबल पर थे। ये डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा है, कम से कम 50 से 60 लोग बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। मंच पर राजशेखर आकर खड़े हो गए, सब उन्हें देख कर खड़े हो जाते हैं। फिर लास्ट में संवी आती है जो राजशेखर के बगल में ही खड़ी हो जाती है। फिर सब अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। एक हेड चेयर पर राजशेखर जी बैठे हैं और सामने चेयर पर उनके छोटे भाई बैठे हैं। संवी राजशेखर के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। वहां पर बिल्कुल पूरे शाही खाना लगा हुआ था। पहले सब राजशेखर जी को देखते हैं, पहले उन्हें ही खाना परोसा जाता है। वह हाथ में पानी लेकर खाने के चारों तरफ घूमकर अपने सर के पीछे फेंक देते हैं, हाथ जोड़कर खाना स्टार्ट करते हैं। फिर बाकी सब भी ऐसे ही कर अपना खाना स्टार्ट करते हैं। संवी ने मोक्ष को अपने कमरे में ही खाना खिलाकर सुला दिया था, क्योंकि शानवी अभी मोक्ष को किसी के सामने नहीं ला सकती है। सब खाना खाने लगते हैं। तभी संवी के छोटे मामा यानी अर्जुन सिंह राठौर संवी से बोले, संवी हमारा पोता कहाँ पर है। तो संवी ने जवाब दिया, अपने कमरे में सो रहा है। तो उनकी छोटी मामी बोली, वैसे ये बच्चा किसका है, इसका बाप कौन है। सब उसके तने को समझ रहे थे, सबके फेस पर गुस्सा आने लगा। तो शानवी उन्हें देखकर बोली, आपको मेरे बच्चे से ज्यादा अपनी लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए। मामी श्री कहिए, ये ना हो आपके सारे राज पत्तियां खोल दिए जाएं और आप हाथ पे हाथ धरी रह जाए। इतना बोलकर संवी अपना खाना खाने लगती है और उसके छोटे मामा मामी गुस्से में मुंह बनाए चुप हो जाते हैं। संवी के शब्दों ने उसके छोटे मामा और मामी को गुस्से में ला दिया, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। राजशेखर ने संवी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, संवी तुम्हारी जुबान अभी भी तेज है। संवी ने राजशेखर को देखा और कहा, नाना सा, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। राजशेखर ने संवी को देखा और कहा, मैं जानता हूँ बेटी, तुम्हारी मामी और मामा को थोड़ा समझना चाहिए। संवी के छोटे मामा और मामी ने राजशेखर को देखा और फिर संवी को देखा। वे जानते थे कि संवी राजशेखर की लाडली है और उन्हें उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। खाना खत्म होने के बाद संवी अपने कमरे में चली गई। मोक्ष ने संवी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी। संवी ने मोक्ष को गले लगाया और उससे बोली, तुम जाग गए। तो मोक्ष बोलना, हम मम्मी, आपके जाने के बाद मेरी नींद खुल गई थी, इसलिए मैं यहीं बैठ गया। तो संवी आकर कुछ नहीं बोली और उसे गले लगाए लेट गई। शानवी सोचती है कि कल शाम को क्या होगा। उसे कल ब्लैक डेविल से मिलना था। कल बारे में वो ज्यादा न सोचते हुए वो मोक्ष साइड कर चेंज करने चली गई। फिर आकर मोक्ष को दोबारा गले लगाकर सो गई, क्योंकि मोक्ष के आने के बाद शानवी को भी अब नींद आने लगी थी। शुभ 5 बजे महल में सब उठ गए थे, कुछ लोगों को छोड़कर, क्योंकि यह का नियम है सुबह 5 बजे उठना। शानवी उठकर एक हल्की सी सिंपल सी साड़ी पहनकर तालाब के पास चली गई, जहां का वातावरण बहुत ही अधिक सुखद भरा है। चारों तरफ चिड़ियों की आवाज है। वहां पर शानवी के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि यह तालाब राजशेखर जी ने शानवी के लिए तैयार किया था बहुत पहले। शानवी वहां पर एक अच्छी खासी जगह देखकर बैठ जाती हैं और ध्यान लगाने लगती है। महल के सारे पुरुष दूसरे तलब की तरफ थे, वह सब भी ध्यान लगा रहे थे। सबने सिर्फ धोती बांध रखी है। इधर इधर महल के कुछ सेवक मोहित, ऋतिक, केसवी, राधिका, स्नेह और वैभव को उठाने जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ 5 बजे उठने की आदत नहीं थी। वह सभी उठकर नीचे आते हैं। जब तक 5:20 हो गए थे, तभी वैभव एक सेविका को रोककर पूछा, दिदू कहाँ पर है। तो वह बोली, भाभी रानी सा तो तालाब के किनारे ध्यान कर रही है। तो सब उसी तरफ चल जाते हैं। अब सूर्योदय होने का टाइम हो गया था। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते 10 मिनट लग गए थे, क्योंकि सब नींद में धीरे धीरे चल रहे थे। स्नेहा ने तो अपना आधा भार वैभव के ऊपर ही डाल दिया था। सब तालाब के किनारे कर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। संवी आसपास होने कहीं नहीं थी कि तभी ऋतिक बोला, सेविका ने तो बोला था शानू यहीं पर है। तो वह कहां पर है। तो राधिका
बोली शायद चली गई होगी तो वैभव बोला नहीं दीदू कहीं नहीं जा सकती अभी जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता तो मोहित बोला। तो कहाँ पर हो तभी उन्हें तालाब के पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है। सब उधर देखते हैं तो समवी का सर धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उसके खुले पर उसके बदन पर चिपके हुए हैं। उसकी साड़ी उसके बदन पर चिपक गई। उसने अपने हाथों में पानी लेकर सूर्य देव को अर्पण किया और हाथ जोड़ लिए। समवी की आंखें अभी तक बंद है। ऐसे ही शानवी 5 मिनट तक आंखें बंद कर कर रखती है, फिर आंखें खोलकर सामने देखती है तो सामने सब शानवी को ही मंत्रम मुक्त होकर देखे जा रहे थे। वैभव शानवी को देखकर बोला, दीदी आप तो बिल्कुल किसी देवी की तरह लग रही है। आज साक्षात हमें देवी के दर्शन हो गए। तो ऋतिक वाला, हाँ आज तो हमारी मनोकामना पूरी हो गई। और सारे लड़के पैर पड़ जाते हैं समवी के और इधर तीनों लड़कियां हंसने लगती है, पर केशवी के चेहरे पर तो झूठी हंसी थी। समवी उन्हें कुछ नहीं बोली। तभी एक सेविका आकर एक शॉल समवी को देती है। शानवी वह शोर लेकर अपने ऊपर डाल लेती है और महल के अंदर जाने लगती है। सब भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। सन में अंदर जाकर राजशेखर जी के पास होती है, फिर अपने मामा मामी के, फिर अपने छोटे दादा दादी के और छोटे मामा मामी के। इधर बाकी सब लोग भी सबके सब बड़े के पास होते हैं। शान में भी ऊपर चली जाती है और तैयार होने लगती है। सानू तैयार होकर साड़ी पहन लेती है, क्योंकि जब तक वह राजस्थान में थी उसे साड़ी ही पहनी थी। वह अपने बालों का जुड़ा बना लेती है, गले में हार पहन लेती है, हाथों में बस कंगन पहनती है। फिर मोक्ष को उठती है, उसे तैयार करती है। 7 बजे तक सब नष्ट करने नीचे आ जाते हैं। तभी राजशेखर जी वैभव को देखकर बोल, बच्चे आज तो आप लोग बच गए, पर कल से आपको भी ध्यान रखना है और तालाब में सूर्य देव को जल अर्पण करना है। और वैभव आपको तो जरूर करना है, क्योंकि आप जयपुर के होने वाले राजा है। तो वैभव अपना सर हिला देते हैं। क्या वैभव भी जयपुर का राजा है? क्या होगा जब मिलेंगे ब्लैक रोज और ब्लैक डेविल? CH46। समवी के शब्दों ने उसके छोटे मामा और मामी को गुस्से में ला दिया, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। राजशेखर ने समवी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, समवी तुम्हारी जुबान अभी भी तेज है। समवी ने राजशेखर को देखा और कहा, नाना सा मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। राजशेखर ने समवी को देखा और कहा, मैं जानता हूँ बेटी, तुम्हारी मामी और मामा को थोड़ा समझना चाहिए। समवी के छोटे मामा और मामी ने राजशेखर को देखा और फिर समवी को देखा। वे जानते थे कि समवी राजशेखर की लाडली है और उन्हें उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। खाना खत्म होने के बाद समवी अपने कमरे में चली गई। मोक्ष ने समवी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी। समवी ने मोक्ष को गले लगाया और उससे बोली, तुम जाग गए? तो मोक्ष बोलना, हम मम्मी आपके जाने के बाद मेरी नींद खुल गई थी, इसलिए मैं यहीं बैठ गया। तो समवी आकर कुछ नहीं बोली और उसे गले लगाए लेट गई। शानवी सोचती है कि कल शाम को क्या होगा। उसे कल ब्लैक डेविल से मिलना था। कल बारे में वो ज्यादा न सोचते हुए वो मोक्ष साइड कर चेंज करने चली गई। फिर आकर मोक्ष को दोबारा गले लगाकर सो गई, क्योंकि मोक्ष के आने के बाद शानवी को भी अब नींद आने लगी थी। शुभ 5 बजे महल में सब उठ गए थे, कुछ लोगों को छोड़कर, क्योंकि यह का नियम है सुबह 5 बजे उठना। शानवी उठकर एक हल्की सी सिंपल सी साड़ी पहनकर तालाब के पास चली गई, जहां का वातावरण बहुत ही अधिक सुखद भरा है। चारों तरफ चिड़ियों की आवाज है। वहां पर शानवी के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि यह तालाब राजशेखर जी ने शानवी के लिए तैयार किया था। बहुत पहले शानवी वहां पर एक अच्छी खासी जगह देखकर बैठ जाती हैं और ध्यान लगाने लगती है। महल के सारे पुरुष दूसरे तलब की तरफ थे, वह सब भी ध्यान लगा रहे थे। सबने सिर्फ धोती बांध रखी है। इधर इधर महल के कुछ सेवक मोहित, ऋतिक, केसवी, राधिका, स्नेह और वैभव को उठाने जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ 5 बजे उठने की आदत नहीं थी। वह सभी उठकर नीचे आते हैं। जब तक 5:20 हो गए थे, तभी वैभव एक सेविका को रोककर पूछा, दीदू कहाँ पर है? तो वह बोली, भाभी रानी सा तो तालाब के किनारे ध्यान कर रही है। तो सब उसी तरफ चल जाते हैं। अब सूर्य उदय होने का टाइम हो गया था। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते 10 मिनट लग गए थे, क्योंकि सब नींद में धीरे धीरे चल रहे थे। स्नेहा ने तो अपना आधा भार वैभव के ऊपर ही डाल दिया था। सब तालाब के किनारे कर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। समवी आसपास होने कहीं नहीं थी कि तभी ऋतिक बोला, सेविका ने तो बोला था शानू यहीं पर है, तो वह कहाँ पर है? तो राधिका बोली, शायद चली गई होगी। तो वैभव बोला, नहीं दीदू कहीं नहीं जा सकती अभी जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता। तो मोहित बोला, तो कहाँ पर हो? तभी उन्हें तालाब के पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है। सब उधर देखते हैं तो समवी का सर धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उसके खुले पर उसके बदन पर चिपके हुए हैं। उसकी साड़ी उसके बदन पर चिपक गई। उसने अपने हाथों में पानी लेकर सूर्य देव को अर्पण किया और हाथ जोड़ लिए। समवी की आंखें अभी तक बंद है। ऐसे ही शानवी 5 मिनट तक आंखें बंद कर कर रखती है, फिर आंखें खोलकर सामने देखती है तो सामने सब शानवी को ही मंत्रम मुक्त होकर देखे जा रहे थे। वैभव शानवी को देखकर बोला, दीदी आप तो बिल्कुल किसी देवी की तरह लग रही है। आज साक्षात हमें देवी के दर्शन
हो गए तो ऋतिक वाला हाँ, आज तो हमारी मनोकामना पूरी हो गई। और सारे लड़के पैर पड़ जाते हैं समवी के, और इधर तीनों लड़कियां हंसने लगती है, पर केशवी के चेहरे पर तो झूठी हंसी थी। समवी उन्हें कुछ नहीं बोली, तभी एक सेविका आकर एक शॉल समवी को देती है। शानवी वह शोर लेकर अपने ऊपर डाल लेती है और महल के अंदर जाने लगती है। सब भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। सन में अंदर जाकर राजशेखर जी के पास होती है, फिर अपने मामा मामी के, फिर अपने छोटे दादा दादी के, और छोटे मामा मामी के। इधर बाकी सब लोग भी सबके सब बड़े के पास होते हैं। शान में भी ऊपर चली जाती है और तैयार होने लगती है। सानू तैयार होकर साड़ी पहन लेती है, क्योंकि जब तक वह राजस्थान में थी उसे साड़ी ही पहनी थी। वह अपने बालों का जुड़ा बना लेती है, गले में हार पहन लेती है, हाथों में बस कंगन पहनती है। फिर मोक्ष को उठती है, उसे तैयार करती है। 7 बजे तक सब नष्ट करने नीचे आ जाते हैं। तभी राजशेखर जी वैभव को देखकर बोल, बच्चे आज तो आप लोग बच गए, पर कल से आपको भी ध्यान रखना है और तालाब में सूर्य देव को जल अर्पण करना है। और वैभव आपको तो जरूर करना है, क्योंकि आप जयपुर के होने वाले राजा है। तो वैभव अपना सर हिला देते हैं। च 48 शिवंश की शादी। च 49 शिवांश की परीक्षा। अब तक दिशांत और अरमान जेट में बैठ जाते हैं और शिवांश को ढूंढते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता। तभी मिस्टर राज आर्यन बोले, शिवांश कहाँ है? हमें समय पर पहुंचना है। आशा बोली, वह जल्द ही आ जाएगा सर। तभी शिवांश जेट में चढ़ जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से के भाव हैं। वह अपने पिता को देखकर कहता है, मैं आपके इस फैसले से खुश नहीं हूं। मिस्टर राज आर्यन बोले, शिवांश, हम पहले ही बता चुके हैं कि यह हमारा आखिरी फैसला है। तुम्हें इसका सम्मान करना होगा। शिवांश कुछ नहीं कहता और अपनी सीट पर बैठ जाता है। जेट उड़ान भरता है और सभी लोग अपने गंतव्य की ओर चल देते हैं। कुछ देर बाद विधि पूछता है, पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर राज आर्यन बोले, हम जयपुर जा रहे हैं। वहाँ एक अच्छा परिवार है जिसकी लड़की के लिए हम शिवांश का रिश्ता देखने जा रहे हैं। शिवांश के चेहरे पर गुस्से के भाव और भी गहरे हो जाते हैं। वह सोचता है कि उसके पिता ने उसके लिए किसे चुना होगा। अब आगे कुछ ही घंटे में उन लोगों का जेट राजस्थान लैंड करता है। वह लोग नीचे उतरने लगते हैं तो वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड और उन लोगों को घरे खड़े थे। शिवांश उन लोगों को देखकर बोला, डैड, ये किन के बॉडीगार्ड है? तो मिस्टर राज आर्यन बोले, जिस लड़की का हम रिश्ता देखने जा रहे हैं वह उनके यहाँ राजशाही परिवार है, इसलिए हमारी सेफ्टी के लिए उन्होंने ये प्रबंध किया है। वहां पर फिर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हो जाती है आकर। तो मिस्टर राज आर्यन शिवांश से बोले, शिवांश, तुम अलग गाड़ी में आओगे, पहले तुम यहां से एक भोलेनाथ के मंदिर जाओगे, वहां पर शिवलिंग पर अभिषेक कर वहां के पंडित तुम्हें त्रिशूल देंगे और उसे त्रिशूल को सही सलामत लेकर तुम्हें आना है। तो शिवांश हल्के गुस्से में बोला, डैडी, यह सब क्या है? तो मिस्टर राज आर्यन बोलिए, तुम्हारी परीक्षा का पहला पड़ाव है। तुम्हारे रास्ते में बहुत सारे कटे आएंगे जो तुम्हें पार करने होंगे। अगर तूने ये सारे पड़ाव पार कर लिए तो ही आगे तुम्हारा रिश्ता पक्का होगा, और अगर तुमने जानकर यह सारे पड़ाव पर नहीं किया तो तुम भूल जाना कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता था। इतना बोलकर मैं गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं। उनके पीछे विधि, आशा, अरमान, दिशांत और महक सब शोक थे, पर वह लोग भी शांति से गाड़ी में बैठ जाते हैं। अरमान दिशांत से बोल, भाई, ये सब क्या है? रिश्ता देखने जा रहे हैं, इसमें परीक्षा कैसी? तो दिशांत बोल, अभी अंकल ने बोला था वह राजशाही परिवार है, मतलब उनकी लड़की भी वहां की राजकुमारी होगी। अब राजकुमारी के लिए रिश्ता आ रहा है तो शायद उनके वहां परंपरा होगी, बाकी आगे चलकर पता लग जाएगा। तो विधि बोली, पर भाई को इन परीक्षाओं को पार करते हुए कुछ होना नहीं चाहिए। तो आशा बोली, विधि, तुम कैसे बात कर रही हो? वह शिवांश राज आर्यन है, ये छोटी छोटी कठिनाइयों से भाई का कुछ नहीं होगा। तो रेहान बोल, आप ठीक कह रहे हो, छोटी मोटी कठिनाइयों से भाई का कुछ नहीं होगा। अब तो मेरे दिलचस्प और बढ़ गई है कि हमारी होने वाली भाभी कैसी है, जो उनको पाने के लिए भैया को इतनी सारी कठिनाई कर पर करना होगा। इधर शिवांश की भोलेनाथ के मंदिर की ओर बढ़ रही है। थोड़ी देर शिवांश की गाड़ी भोलेनाथ के मंदिर के सामने रुक जाती है। शिवांश गाड़ी से उतरता है और मंदिर की ओर बढ़ता है। मंदिर के अंदर जाकर वह शिवलिंग पर अभिषेक करता है और पंडित जी से आशीर्वाद लेता है। पंडित जी उसे त्रिशूल देते हैं और कहते हैं कि यह त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे रास्ते की सारी बाधाएं दूर करेगा। शिवांश त्रिशूल लेकर मंदिर से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी चलने लगती है। शिवांश की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, पर रास्ते में कई सारी रुकावटें आ रही थी। पहले रुकावट रहती कि कुछ गरीब आदमी और औरत उसके गाड़ी के सामने आ जाते हैं। शिवांश की गाड़ी रुक जाती है और वह उन गरीब लोगों को देखता है। वह अपने ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ, क्यों रुक गए? ड्राइवर कहता है, सर, ये गरीब लोग रास्ते में आ गए हैं। शिवांश अब थोड़ा इरिटेट हो जाता है। शिवांश कहता है, ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। शिवांश गाड़ी से उतरता है और उन गरीब लोगों के पास जाता है। वह उनसे पूछता है, क्या हुआ, क्यों रास्ते में आ गए?
एक गरीब आदमी कहता है, सर, हमें पैसे की जरूरत है। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। शिवांश उन गरीब लोगों को देखा है जिनके ऊपर तेज से ज्यादा नहीं लग रही है, पर उनके फटे पुराने कपड़े देखकर लग रहा कि वह बहुत दिनों से भूखे हैं। शिवांशु लोगों को देखकर बोला, तुम लोगों के पास अच्छा खासा शरीर है, कुछ काम क्यों नहीं करते? तो है। लोग बोले, सर, हम क्या काम करें, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी और अनपढ़ लोगों के लिए यहाँ कुछ काम है ही नहीं। तो शिवांश बोला, ठीक है, कल तुम लोग एक एड्रेस पर आ जाना, मैं दे देता हूँ। मैं तुम लोगों को कम दूंगा। और कुछ पैसे निकाल कर उन लोगों को दे देता है और बोलता है, अभी हेयर को और कुछ खा लो फिर और कुछ कपड़े खरीद लो, कल मेरे पास आ जाना। तो वह गरीब लोग हाथ जोड़कर बोल, धन्यवाद साहब जी, आपका सदैव भला हो, आपके रास्ते में जितने भी कठिनाई है सब आप पर कर सकूं, इतना बोलते हैं चले जाते हैं। इधर शिवांश कुछ सोचने लगता है, फिर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। शिवांश की गाड़ी फिर से चलने लगती है, लेकिन रास्ते में और भी रुकावटें आती हैं। शिवांश की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है और वह उस लड़की के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शिवांश की गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाती है, जहां एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। गाड़ी को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है। शिवांश सोचता है कि क्या करूं। शिवांश अपने मन में बोला, तुम जो कोई भी हो, एक बार में है सही सलामत पहुंच जाऊं तुम्हारे वहां की तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद ही रिश्ता तोड़ दोगी। दुनिया भर के लड़कियां सपने देखते हैं, पर मैं सिर्फ एक का ही रहूंगा। तुम देखती जाओ, नहीं तुमको बर्बाद करके रख दिया तो मैं भी शिवांश राज आर्यन नहीं। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पेड़ को हटा सकते हो? शिवांश देखता है कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है, जो उसे चुनौती दे रहा है। शिवांश उस आदमी की ओर देखता है और कहता है, हाँ, मैं इस पेड़ को हटा सकता हूँ। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी कोशिश करो। शिवांश गाड़ी से उतरता है और उस पेड़ की ओर बढ़ता है। वह अपनी पूरी ताकत से उस पेड़ को धक्का देता है, लेकिन पेड़ नहीं हिलता। शिवांश फिर से कोशिश करता है, लेकिन पेड़ अभी भी नहीं हिलता। तभी उस आदमी ने कहा, तुम्हारी ताकत से यह पेड़ नहीं हिलेगा, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा। शिवांश सोचता है कि क्या वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके उस पेड़ को हटा सकता है। शिवांश उस पेड़ को देखता है और सोचता है कि क्या वह उस पेड़ को हटाने के लिए कोई अन्य तरीका ढूंढ सकता है। तभी उसे एक विचार आता है और वह उस आदमी से कहता है, मैं इस पेड़ को हटाने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया हूं। उस आदमी ने कहा, ठीक है, बताओ। शिवांश ने कहा, मैं इस पेड़ को हटाने के लिए गाड़ी का उपयोग करूंगा। उस आदमी ने कहा, ठीक है, देखते हैं। शिवांश गाड़ी में बैठता है और उस पेड़ को हटाने के लिए गाड़ी का उपयोग करने लगता है। शिवांश गाड़ी को उस पेड़ की ओर बढ़ाता है और धीरे धीरे गाड़ी को पेड़ के नीचे ले जाता है। फिर वह गाड़ी को पेड़ के नीचे से निकालता है और पेड़ को धीरे धीरे हटाने लगता है। उस आदमी ने देखा कि शिवांश ने पेड़ को हटाने के लिए गाड़ी का उपयोग किया है और वह बहुत प्रसन्न होता है। वह शिवांश से कहता है, बहुत अच्छा किया, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पेड़ को हटाया है। शिवांश ने कहा, धन्यवाद, मैंने सोचा कि गाड़ी का उपयोग करके पेड़ को हटाना सबसे अच्छा तरीका होगा। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम्हें आगे भी अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। शिवांश ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, धन्यवाद आपका मार्गदर्शन करने के लिए। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें आगे भी मेरा मार्गदर्शन मिलेगा। अब तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शिवांश ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। वह गाड़ी में बैठता है और आगे बढ़ने लगता है। 50 शिवांश का महल पहुंचना। अब तक शिवांश गाड़ी को उस पेड़ की ओर बढ़ाता है और धीरे धीरे गाड़ी को पेड़ के नीचे ले जाता है। फिर वह गाड़ी को पेड़ के नीचे से निकालता है और पेड़ को धीरे धीरे हटाने लगता है। उस आदमी ने देखा कि शिवांश ने पेड़ को हटाने के लिए गाड़ी का उपयोग किया है और वह बहुत प्रसन्न होता है। वह शिवांश से कहता है, बहुत अच्छा किया, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पेड़ को हटाया है। शिवांश ने कहा, धन्यवाद, मैंने सोचा कि गाड़ी का उपयोग करके पेड़ को हटाना सबसे अच्छा तरीका होगा। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम्हें आगे भी अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। शिवांश ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, धन्यवाद आपका मार्गदर्शन करने के लिए। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें आगे भी मेरा मार्गदर्शन मिलेगा। अब तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शिवांश ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। वह गाड़ी में बैठता है और आगे बढ़ने लगता है। अब आगे शिवांश की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही टाइम हुआ था। शिवांश ड्राइवर को देखकर बोला, और कितना टाइम लगेगा हमें पहुंचने में? तो ड्राइवर बोला, सर, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। तो शिवांश आगे कुछ नहीं बोला, आंख बंद करके सिर पीछे टिका दिया। तभी झटके से गाड़ी रुक जाती है। तो
शिवांश आंख खोलकर सामने देखा है तो 200 से ऊपर लोग खड़े थे हटे खट्टे जिनके हाथों में तलवार थी। शिवांश अपनी आंखें बंद करता है फिर झटके में आंखें खोलता है। शिवांश ड्राइवर को देखकर बोला जाओ पता करके आओ उन लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है। तो ड्राइवर बोला सॉरी सर मुझे बाहर निकालने के लिए मना किया गया है। आने वाली सारी चुनौतियों से आपको ही लड़ना होगा। अब शिवांश का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वही गुस्से से बाहर निकलता है सामने लोगों को देखकर बोला कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोका है। तो उनमें से एक आदमी ने बोला बात करने पर समय जाया ना करो साहब ये लो तलवार और करो हमारा सामना। इतना बोल के एक तलवार शिवांश के पैरों में फेंक देते हैं। शिवांश कभी अपनी तलवार को देखा तो कभी सामने खड़े लोगों को। तभी इसके बगल में एक और आदमी बोला काका ये के लड़ेगो हमसे ये तो शहरी छोरो छे इसने तो कभी तलवार अपने हाथ में भी ना ली होगी। शिवांश बोला हो तो मैं तुम सबको हरा कर ही आगे जाऊंगा। इतना बोलकर शिवांश अपना पैर तलवार के कोने पर मरता है जिससे तलवार उछलकर शिवांश के हाथ में आ जाती है। शिवांश ने अपनी तलवार को उठाया और उन लोगों पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। उन लोगों ने भी अपनी तलवारें उठा ली और शिवांश का सामना करने के लिए तैयार हो गए। शिवांश ने पहला हमला किया और अपनी तलवार को एक आदमी की ओर बढ़ाया। उस आदमी ने अपनी तलवार को उठाकर शिवांश के हमले का सामना किया लेकिन शिवांश की तलवार बहुत तेज थी और उसने उस आदमी की तलवार को तोड़ दिया। उस आदमी ने अपनी तलवार को गिरा दिया और पीछे हट गया। शिवांश ने दूसरा हमला किया और अपनी तलवार को दूसरे आदमी की ओर बढ़ाया। उस आदमी ने भी अपनी तलवार को उठाकर शिवांश के हमले का सामना किया लेकिन शिवांश की तलवार बहुत तेज थी और उसने उस आदमी की तलवार को भी तोड़ दिया। इस तरह शिवांश ने एक के बाद एक सभी लोगों को हरा दिया। उन लोगों ने अपनी तलवारें गिरा दी और पीछे हट गए। शिवांश ने अपनी तलवार को नीचे रखा और उन लोगों को देखकर मुस्कुराया। लेकिन तभी एक आदमी ने आगे बढ़कर शिवांश से कहा तुमने हमारे साथियों को हरा दिया है लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी हूं। शिवांश ने उस आदमी को देखकर कहा मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। उस आदमी ने शिवांश को देखकर कहा ठीक है तुम मुझे हराने की कोशिश करो लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैं तुमसे बहुत मजबूत हूं। शिवांश ने उस आदमी को देखकर कहा मैं तुम्हारी मजबूती को देखकर नहीं डरता हूं। मैं तुम्हें हरा दूंगा। इसके बाद शिवांश और उस आदमी के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने अपनी तलवारें उठा ली और एक दूसरे पर हमला करने लगे। लड़ाई बहुत तेज थी और दोनों ने एक दूसरे को बहुत चोट पहुंचाई। लेकिन शिवांश ने हार नहीं मानी और उसने उस आदमी को हरा दिया। शिवांश ने उस आदमी को हरा दिया और वह जमीन पर गिर गया। शिवांश ने अपनी तलवार को नीचे रखा और उस आदमी को देखकर कहा तुम बहुत मजबूत थे लेकिन मैं तुम्हें हरा दिया। उस आदमी ने शिवांश को देखकर कहा तुम बहुत अच्छे लड़ाके हो। मैं तुम्हारी ताकत को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूं। शिवांश ने उस आदमी को देखकर कहा मैं बस अपना काम कर रहा हूं। मैं किसी को भी अपने रास्ते से नहीं आने दूंगा। उस आदमी ने शिवांश को देखकर कहा मैं तुम्हारी बात समझता हूं। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। शिवांश ने उस आदमी को देखकर कहा क्या है वह सलाह। उस आदमी ने कहा तुम आगे बढ़ते समय बहुत सावधानी से चलना। तुम्हारे रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं और तुम्हें उनसे सावधानी से निपटना होगा। शिवांश ने उस आदमी को देखकर कहा मैं तुम्हारी सलाह को ध्यान में रखूंगा। उस आदमी ने शिवांश को देखकर कहा कोई बात नहीं। तुम आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। शिवांश ने उस आदमी को देखकर कुछ नहीं कहा। इसके बाद शिवांश ने अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी यात्रा जारी रखी। उसके कपड़े खून से रंगे थे। शिवांश ड्राइवर से बोला और कितनी देर लगेगी पहुंचने या और कुछ भी रह गया। तो ड्राइवर स्माइल करते हुए बोला नहीं जीजा जी आप विजय हुए अपने सारी कठिनाई पार की है। आपका विवाह अवश्य होगा अब इस विवाह को कोई नहीं टाल सकता। तो शिवांश कंफ्यूजन से बोल तुमने हमको जीजा जी क्यों बोला है और तुम्हें कैसे पता फैसला। तो वह ड्राइवर बोला जीजा जी हम हैं राजकुमार राजेश सिंह राठौड़ आपके साले साहब। तो शिवांश बोला तो आप यहाँ के राजकुमार है तो हमारे ड्राइवर के बन के क्यों आए। तो राजेश बोला यह यहाँ की परंपरा है कि जब भी बहन के होने वाले पति आते हैं तो उनको लेने उनका साला ही आता है इसलिए हम आपको लेने आए हैं और जब तक आप सारी परीक्षाएं पर नहीं कर लेते कम अपने बारे में आपको नहीं बता सकते थे इसलिए हम ड्राइवर के भेष में थे आपके साथ। तो शिवांश बोलना हमने पहले ही सारी कठिनाई है पर कली है पर मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूंगा। यह मेरे मर्जी के खिलाफ फैसला लिया गया है। तो राजेश बोला आप हमारी बहन को नहीं जानते। जो एक बार ठान लेती है वह पूरा करके ही रहती है। एक बार आप उन्हें देखे ना तो देखते ही रह जाएंगे और आप अपना दिल
हार बैठे तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। उन्हें देखते ही सबसे पहले तो आप ही उत्साहित होंगे और बोलेंगे हमें यह विवाह मंजूर है। तो शिवांश बोला ये कभी नहीं होगा। तो राजेश बोला वैसे आपने त्रिशूल तो संभाल के रखा है ना। तो शिवांश वाला हाँ हमने त्रिशूल संभाल के रखा है। तो शिवांश राजेश से बोला वैसे त्रिशूल किस काम का है। राजेश वाला त्रिशूल हवन में रखा जाएगा, बाकी अब हम कुछ नहीं बता सकते, धीरे धीरे सब आपको अपने आप पता लग जाएगा आपकी क्यों इतनी परीक्षाएं दी गई। तो शिवांश कुछ नहीं बोलता और शांति से बैठ जाता है। थोड़ी देर में वह लोग राजमहल पहुंच जाते हैं। शिवांश तो महल की खूबसूरती देखने लगता है। उनकी कार बड़े से गेट के अंदर एंटर करती है और चारों तरफ ढोल बजाने लगते हैं। तो अंदर से पूरा राठौर परिवार गेट पर आ जाता है। साथ ही शिवांश के कार के साथ ही बाकी परिवार वालों के कार भी आ जाती है जो बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे। टू बी कंटिन्यूड। सुनना न भूलें अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हैक नॉवल वर्ल्ड पर। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।